हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी लोग? वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद रोहिणी। मैं रोहिणी दुबे, आपकी हिस्ट्री टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th के लिए इतिहास। हिस्ट्री में हमारे सिलेबस में आपको पता है कि 12th क्लास के सिलेबस में 3 बुक्स शामिल की गई हैं, जिसमें से 2 बुक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 2 बुक्स में जो हमारे चैप्टर थे, 8 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और आज से हमारी तीसरी किताब का सिलेबस मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका पहला अध्याय आप देख रहे हैं बोर्ड पर, उपनिवेशवाद और देहात है। तो इसे हम पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने सारे चैप्टर्स को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो आप सबको देखें। टॉपिक वाइज मैंने वीडियोस बनाए हैं आपके लिए, आप उसको ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में मुझको ज़रूर बताएं कि कहाँ आपको परेशानी आ रही है। अगर किसी टॉपिक में आप अटकते हैं तो मुझको ज़रूर बताइए, मैं उस पर आपके लिए सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी और ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो नोट्स भी आप बना सकते हो उससे, जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हमारा चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद जो वर्ड है, ये वर्ड अपने आप में अंग्रेजों के शासन को हमें बताता है। अंग्रेजों का शासन काल ही उपनिवेशवाद के तौर पर जाना जाता है। तो ये जो अध्याय है, अध्याय 9, इसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने गांवों में अपने कदम फैलाए, कैसे वो वहां पर घुसे, और उन्होंने वहां पर जो लोग पहले से रह रहे थे, वहां के जो कबीले थे, मूल निवासी थे, उनके संग में उन्होंने कैसा व्यवहार किया, उनको उनकी जगह छोड़ के जानी पड़ी। हम पहाड़िया लोगों के बारे में पढ़ेंगे, राजमहल की पहाड़ियों में हम जाएंगे, संथाल लोगों के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत ही विशेष बंगाल के जो जमींदार थे उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक ही हमारा वही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अंग्रेजों का काल। ये तीसरी किताब हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करती है। अभी तक हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत दूसरी किताब के तहत, और तीसरी किताब हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की है। तो मध्यकालीन और प्राचीन भारत हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से आधुनिक भारत हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजों के शासनकाल के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है बंगाल और वहां के जमींदार। क्यों है इतने खास बंगाल और वहां के जमींदार? क्योंकि जमींदार, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जमींदारों के बारे में, तो मैंने पहले टॉपिक में भी हमारा मुगल काल के टाइम पर भी जमींदारों का एक टॉपिक आया था, जिसमें मैंने आपको बताया है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो जमींदार थे, इन जमींदारों को राजा कहा जाता था, या हम ये कहें कि जो राजा थे वही जमींदार थे। ऑब्वियस बात है, जिनके पास प्रॉपर्टी थी वो जमींदार थे, कोई ऐसी अलग से कैटेगरी नहीं थी। जिनके पास प्रॉपर्टी थी वो जमींदार कहलाते थे। तो उस समय के राजा ही जमींदार थे। अभी हमारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था कि जमींदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा राजा, क्योंकि राजा ही जमींदार थे। तो यहाँ पर सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारों को लेकर इस्तमरारी बंदोबस्त, और इसको स्थायी भू राजस्व व्यवस्था भी कहते हैं। स्थायी भू राजस्व व्यवस्था या इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी भू राजस्व व्यवस्था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में ये व्यवस्था बंगाल में लागू की गई थी। और इस व्यवस्था को लागू किया किसने? आपके लिए क्वेश्चन 1 नंबर का। पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये है क्या। भू राजस्व व्यवस्था यानी कि किसानों से कर वसूलने की व्यवस्था थी। किसानों से कर कैसे लिया जाए? उपज होती है और किसानों को टैक्स देने रहते थे सरकार को, तो बहुत सारी चीजें रहती थी, बहुत सारी परेशानियां आती थी। कई बार जो वो लोग तय करते थे वो चीजें नहीं ले पाते थे, उतना कर नहीं आ पाता था, किसान कर नहीं देते थे, कभी सूखा पड़ गया,
तो कभी फसल नहीं हुई, कभी पानी ज़्यादा बरस गया। तो ऐसी समस्याएं जब आती थी तो अंग्रेजों को प्रॉपर तरीके से टैक्स नहीं मिलता था किसानों से। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने कुछ सोचा, उन्होंने सोचा कि क्या किसी को हम बीच में रखकर, किसी को मीडिएटर बनाकर हम ये कर सकते हैं कि हमारा टैक्स वापस आ जाए और पूरा आ जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक भू राजस्व व्यवस्था बनाई जिसको इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी भू राजस्व व्यवस्था के नाम पर जाना जाता है। 1793 में, 1 नंबर का क्वेश्चन, स्थायी भू राजस्व व्यवस्था या इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। और कहां पर? स्थान है बंगाल। आपके लिए 3 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, कब इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793। किसने किया? कॉर्नवालिस ने। और कहां पर किया? बंगाल में। अब हम पढ़ें कि इसके अंदर है क्या। इसके अंदर है कि किस तरीके से किसानों से कर अंग्रेज लेंगे, उसका बंदोबस्त है। तो उसके लिए अंग्रेजों ने यहाँ पर किसको मीडिएटर बनाया? जमींदार को। हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में भी आता है कि इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था, और 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं, चाहे कुछ भी हो, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा ही मिलेगा। तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि किसानों से डायरेक्ट कर लेने के बजाय हम किसी को बीच में रख देते हैं और वो उसको हम निश्चित कर देंगे कि आपको हमें इतना कर देना ही देना है, और उसके बाद वो कर हमें ला करके देगा। वो ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो उनसे बस कर लेना है और हमारी निश्चित राशि हमारे पास आ जाए। तो ये व्यवस्था थी। और यहाँ पर एक तरफ थे अंग्रेज, दूसरी तरफ थे जमींदार, और यहाँ पर थे किसान। तो अंग्रेजों और किसान के बीच में कौन था? जमींदार। क्वेश्चन बनता है कि इस्तमरारी बंदोबस्त में कौन मध्यस्थ था? इस्तमरारी बंदोबस्त में अंग्रेज और किसानों के बीच में कौन प्रमुख था? तो प्रमुख थे जमींदार। जमींदारों को इस व्यवस्था के अंतर्गत एक निश्चित राशि का एक टारगेट टाइप का दे दिया गया कि इस क्षेत्र से आपको इतना पैसा हमें लाके हर महीने देना है। उस पैसे के ऊपर जितना भी मुनाफा होगा वो आपका, उससे ऊपर हमको नहीं चाहिए। जमींदार भी तैयार हो गए, उनको भी ऐसा लगा कि उनके लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। लेकिन समस्या तो वही है कि जब किसान के पास पैसा होगा तो वो देगा, नहीं होगा तो कहाँ से देगा। तो वही समस्या पैदा हुई और जमींदार उतना कर एकत्रित नहीं कर पाए किसानों से जितना वो कर सकते थे, जितना उनको देना था। यहाँ पर एक और नियम बनाया गया। ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। यहाँ एक और नियम क्या बनाया गया जमींदारों के लिए? यहाँ एक नियम बना जिसका नाम था सूर्यास्त का नियम। ये भी आपको अलग से पूछा जाता है, सूर्यास्त का नियम क्या था। तो ये सूर्यास्त का नियम जो है वो इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत ही आता है, और ये नियम जमींदारों के लिए बना था। किसके लिए बना था? जमींदारों के लिए। और जमींदारों को क्या कहा गया कि आपको एक निश्चित राशि निश्चित तिथि पर हमें देनी है कर के रूप में, जो आप किसानों से लेंगे नहीं लेंगे, कम लेंगे ज्यादा लेंगे, उससे अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था। उन्होंने तय कर दिया कि जमींदारों को एक निश्चित राशि इस निश्चित तिथि पर हमको देनी है। उसके लिए उन्होंने सूर्यास्त का नियम बनाया और ये कहा कि इस दिन, जो दिन तय किया गया था कर चुकाने के लिए, इस दिन सूर्यास्त होने के पहले जमींदारों को वो राशि अंग्रेजों को देनी रहती थी, और अगर वो राशि उनको नहीं देते थे तो फिर जमींदारों की पूरी संपत्ति नीलाम कर दी जाती थी। तो इस तरीके से इस्तमरारी बंदोबस्त को तैयार किया गया था। अब यहाँ पर घाटा हुआ जमींदारों को, क्योंकि किसान तो जैसी स्थिति पहले थी वैसे ही अभी भी थी। ऐसा तो नहीं था कि अंग्रेजों के बजाय जमींदार कर वसूलने लगे तो किसानों के पास कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आ गया हो। उनको तो जितना दे सकते थे वही दे सकते थे। लेकिन समस्या जमींदारों के लिए हुई जब वो सही तय समय पर पैसा नहीं दे पाते थे, कर नहीं चुका पाते थे, तो उनकी
जो जमीनें थी, जो पूरी संपत्ति थी, उसको नीलाम कर दिया जाता था। तो यहाँ आपके लिए ये क्वेश्चन बनता है कि इस्तिमरारी बंदोबस्त क्या था, किसने उसको लागू किया। तो मैंने आपको बताया 1793 कॉर्नवालिस ने लागू किया। इसे आपको सबसे पहले लिखना होगा, उसके बाद आप लिखेंगे कि इसको कैसे लागू किया गया, कौन इसके बीच में थे, और उसके बाद सूर्यास्त नियम भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर क्या हुआ, एक और चीज यहाँ पर जुड़ी कि जब इनकी जमीनें नीलाम होने लगी, जब इनकी सारी संपत्ति की कुर्की होने लगती थी, तो फिर जमींदारों ने कुछ सोचा, कुछ राजाओं ने एक कुछ आइडिया वो लेकर आए कि कैसे वो अपनी जमीनों को बचाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उनके ही तरफ के जो लोग थे, उन लोगों को उन्होंने बोली लगाने की, जैसे नीलामी होती थी तो उस नीलामी में वो अपने ही लोग खड़ा कर देते थे कि वो बोली लगाएं और उनकी जो जमीनें थी उन जमीनों को वो खरीद लें, ताकि जो जमीन राजा की या जमींदार की है वो कहीं बाहर ना जाए, बल्कि वो यहीं पर रहे। यहाँ एक क्वेश्चन आपके लिए और बनता है, वर्धमान के राजा की संपत्ति की नीलामी। वर्धमान, जिसको अभी वर्तमान में वर्धमान कहते हैं, वर्धमान की नीलामी की घटना। वर्धमान की नीलामी की घटना क्या थी कि जैसे मैंने बताया कि जमींदार की जमीनें नीलाम होने लगती थी, तो फिर जमींदार क्या करते थे कि उन्होंने ये जो घटना थी, ये क्वेश्चन है कि घटना कब हुई, तो 1797 में ये घटना हुई। वर्धमान की नीलामी 1797 में हुई, और जब नीलामी हो रही थी तो वर्धमान के राजा ने अपनी ही तरफ के लोगों को नीलामी के लिए खड़ा कर दिया और उनकी जमीनें उनके ही पास रह गई। काफी समय के बाद ये बात जब नीलामी हो गई तो पता चला कि 95% नीलामी जो थी वो फेक नीलामी थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे हथकंडे अपनाए थे जमींदारों ने अपनी जमीनों को बचाने के लिए। पहला तो मैंने आपको भी बताया कि उन्होंने अपने ही तरफ के लोगों को खड़ा कर दिया था कि वो ही बोली लगाएं और वो ही उसको खरीदें और फिर वो राजा को वापस कर दें। इसके अलावा और बहुत सारे भी तरीके थे, जिसका एक अलग क्वेश्चन है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। फिलहाल के लिए इतना हमें पढ़ना है। इस्तिमरारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, इस्तिमरारी बंदोबस्त दोनों एक ही नाम है, और ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में। आपको जरूर पूछा जाएगा किसने स्टार्ट की, ये क्या थी, इसमें सूर्यास्त नियम क्या था, जमींदारों की भूमिका क्या थी, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। मिलते हैं अगली क्लास में। इसको अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।